Hey guys, welcome to my channel. I hope everyone is doing well. इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ उन क्वेरीज के बारे में जो मुझे मिली है मेरे पुराने वीडियोस में से. लाइक द लास्ट 2 or 3 वीडियोस आई हैव पोस्टेड, आई गॉट अ लॉट्स ऑफ क्वेरीज, सो आई एम गोइंग टू आंसर देम. तो इस वीडियो में हम बेसिकली 4 टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो ऑलमोस्ट आपकी सारी क्वेरीज दूर कर देगी. अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, लिख दो, आई एम रेडी टू आंसर. और वीडियो शुरू करने पहले मैं एक बार बता देनी चाहती हूँ आप लोगों को, एक तो बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो गया है और ऊपर से फैन का साउंड आ रहा होगा. आई कांट हेल्प इट बिकॉज इट्स टू हॉट हियर एंड आई कांट टर्न ऑफ द फैन, सो प्लीज बियर विथ मी. फर्स्ट थिंग इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन. एवरीवन हैज अ क्वेश्चन. मेरी हर वीडियो में क्वेश्चन है कि दी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की डेट कब है, रजिस्ट्रेशन शुरू कब से हो रही है. तो देखो, इसमें मैं 2 बात बता रही हूँ. पहली बात, मुझे नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाली है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अभी बीए और एमए वालों की समर वैकेशन चल रही है. तो मैं अभी हैदराबाद में नहीं हूँ, मैं अपने घर पे हूँ और मुझे नो आइडिया है, मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कॉन्टेक्ट नहीं है कि कब से एग्जैक्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा. लेकिन फ्रॉम माई प्रीवियस एक्सपीरियंस में इतना बता सकती हूँ कि यूजुअली रिजल्ट निकलने के कुछ ही दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जो मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर. बट हियर इज अ थिंग कि लास्ट ईयर जो रिजल्ट वो काफी लेट आई, तो लेट आई थी तो रजिस्ट्रेशन भी काफी जल्दी शुरू हो गया था. फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट भी काफी जल्दी आ गया था. फिर हो गया था सारी चीजें, मतलब रिजल्ट आना आया आई थी 28 जुलाई को और मेरा एडमिशन हो गया था 21 अगस्त को. तब समझ सकते हो कि एक महीने का, और वो लास्ट दिन था एडमिशन के सारे डिपार्टमेंट्स के. तब समझ सकते हो कि एक महीने के अंदर सारा कुछ खत्म हो गया था. बट इस बार रिजल्ट काफी जल्दी आ गया है और जितना मुझे लगता है कि बी और एमए वालों की 1 अगस्त की पहले क्लासेस ओपन नहीं होती है, तो इस वजह से वो लोग 1 अगस्त के पहले आपको एडमिट नहीं करा पाएंगे. तो एडमिशन तो 1 अगस्त के बाद ही होगी. तो अगर एडमिशन फर्स्ट, तो इसी रीजन की वजह से आप लोगों को रिजल्ट के बाद भी थोड़ा ज्यादा टाइम वेट करना पड़ सकता है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल आ जाए. ठीक है, बट वो आ जाएगा, कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा. कीप काम. मैक्सिमम टू मैक्सिमम जुलाई की लास्ट वीक तक वो आ ही जाएगा. मैं तो होप कर रही हूँ कि वो जल्द से जल्द कल परसों तक ही आ जाए, बट नहीं होने वाला है. होप आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट जुलाई की लास्ट वीक तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल डैम श्योर आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद 2 लिस्ट निकलेगी आपकी. ठीक है, पहला जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिए, आपने सारा कुछ फॉर्म वगैरह भर दिया, फीस पेमेंट कर दी. उसके बाद आपकी कुछ दिनों के बाद एक प्रोविजनल लिस्ट आउट होगी. क्या उस लिस्ट में जितने कैंडिडेट्स के नाम आएंगे उतने लोगों को सीट मिल रही है फ्लो में? नहीं. उस लिस्ट में कुछ चुने हुए बच्चों के नाम होंगे जो उनको वो लोग ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाना चाहते हैं. ठीक है. अब कितने नंबर के स्टूडेंट्स वो लोग बुलाते हैं वो हर डिपार्टमेंट के लिए वेरी करते हैं, हर सब ईयर ये चेंज होते रहता है. मेरे डिपार्टमेंट में लास्ट ईयर कुछ 50 to 60 स्टूडेंट्स थे, या आई डोंट रिमेम्बर, बट ऐसा कुछ था. जापानीज वालों को, एफएल वालों को शायद 80 to 80 स्टूडेंट्स थे. इंग्लिश वालों का कुछ 150 ऐसा कुछ था, 150 या 200 ऐसा कुछ था. तो ये बेसिकली वैरी करता है कि कितने बच्चे आप अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, फिर कितने नंबर आ रहे हैं, सब कुछ मिला के वो सीट्स. तो देखो, हर सब्जेक्ट की 20 सीट्स है, इंग्लिश में 40 सीट्स है. उस हिसाब से वो लोग स्टूडेंट्स को वो बुलाते हैं कैंपस में. ठीक है. अब मान लो एक सब्जेक्ट के लिए, मान लो कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज के लिए उन्होंने 80 बच्चों का लिस्ट निकाला है. 80 बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, ऑब्वियसली 20 ही बच्चे एडमिशन पाएंगे. लेकिन जिन 80 बच्चों का नाम निकलता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, वो 80 बच्चे एलिजिबल होते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए. अब आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाती है बहुत जरूरी. मान लो अब 80 तक, अब आपका 80 में नाम है तो ऑब्वियसली देयर इज वेरी लो चांस. लेकिन अगर आप हैदराबाद से बहुत दूर रहते हो और ऑफलाइन काउंसलिंग कराने ना बहुत मुश्किल है, तो मैं बोलूंगी अगर आपका नाम ना 50 के अंदर या 40 के अंदर भी है तो भी आपको ऑफलाइन काउंसलिंग विजिट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार नहीं आते हैं. आते भी हैं तो बहुत से लोग 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, राइट. तो क्या होता है, उनमें से वो एक ले लेता है, तो जिस जो वो छोड़, और मान लो उनका नाम दोनों में आ गया है तो एक ले लिया तो एक वाला छोड़ दिया तो वो वाला सीट खाली पड़ गया ना. तो ऐसे बहुत सारे बच्चों, मतलब 20 सीट से, मतलब ऐसा नहीं कि टॉप 20 का ही एडमिशन होगा, 30 40 50 तक भी एडमिशन हो सकती है. ठीक है. तो अगर ऑफलाइन काउंसलिंग में आपकी नाम है और आप हैदराबाद आ सकते हो, अगर आपका नाम बहुत पीछे भी है, प्लीज ट्राई टू विजिट ऑफलाइन काउंसिल, बिकॉज यू नेवर नो. मतलब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स बहुत कम होता है, जिनकी रैंक बहुत नीचे होती है, बट कम हो वो ऑफलाइन काउंसलिंग उनका एडमिशन हो जाता है. यू नीड टू बी प्रेजेंट इन द ऑफलाइन काउंसलिंग. वहां पे आके आपको साइन करना होता है. वो जितने बच्चे साइन करते हैं उसके ऊपर फाइनल मेरिट लिस्ट होता है.
जो कैंपस के अंदर निकलता है, वो कोई पोर्टल में वेबसाइट भी नहीं निकलता है, वो कैंपस के अंदर वो लोग चिपका के जाते हैं। उस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होता है, दे विल गेट द सीट। ठीक है, वो लोग एलिजिबल होते हैं फीस पे करके एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये हो गया पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का थिंग्स। तो मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बना के रखा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रेडी करके रखो। बहुत जल्द पोर्टल ओपन होगा, आपको फीस पेमेंट करनी होगी। 2 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम चूज कर सकते हो, और फिर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आना होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट होने के बाद। ठीक है, ये हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज अबाउट प्लेसमेंट। सो गाइस, प्लेसमेंट के बारे में मैं एक बताना चाहती हूँ कि देखो, ऐसा नहीं कि इफ्लू में कंपनीज नहीं आते, इफ्लू में प्लेसमेंट्स नहीं होते, होते हैं, काफी अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। बट इट्स अप टू यू कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, इफ्लू कोई आईआईटी नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। इस बार थिंकिंग कि अरे मेरा तो इसमें एडमिशन हो रहा है तो मेरा तो पक्का प्लेसमेंट है, नहीं भाई। ठीक है, अभी तो आईआईटी के बच्चों का भी पक्का नहीं है, तो आप ऐसा मत समझो कि इफ्लू में जा रहे हो तो प्लेसमेंट पक्का ही है। मतलब बहुत से बच्चे से पूछ रहे कि दी मैं तो बहुत दूर दूर रहती हूँ, तो क्या मेरा इफ्लू आना वर्थ इट है, क्या मुझे प्लेसमेंट मिल ही जाएगा। देखो, इफ यू आर गुड एट स्टडीज, अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उसकी स्पीकिंग, राइटिंग, अगर हर चीज में आप अच्छे हो तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आपको सिंपली नहीं मिलेगी। बाकी कंपनीज आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको प्लेसमेंट मिल ही जाता है। ज्यादातर बच्चों को मिल जाता है इफ दे आर गुड एट व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लैंग्वेजेस की डिमांड्स काफी कम होते हैं, जिनमें प्लेसमेंट्स कम कम प्लेसमेंट भी कम मिलते हैं। तो ये वेरी करता है हर एक फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए। और मैं डिजिटल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो मुझे एज सच फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है। बट जितना मैंने सुना है, आई थिंक एशियन लैंग्वेजेस में अभी के टाइम पे चाइनीज और जापानीज में सबसे ज्यादा अच्छा आई थिंक पैकेज उन लोगों को मिल सकती है। कोरियन की डिमांड जितना मैंने लोगों से बातचीत की है, आई डोंट श्योर, क्योंकि मैं फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ रही हूँ। जितना लोगों ने मुझे बताया कि कोरियन की मार्केट अभी काफी डाउन है फॉर द एशियन लैंग्वेजेस। यूरोपियन के लिए आप फ्रेंच में जा सकते हो, फ्रेंच से बहुत अच्छी नौकरी लगती है एम्बेसी वगैरह में। फिर अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं फ्लू में जो अभी पीएचडी करते हैं फ्रेंच से, और ऑलरेडी दे आर वर्किंग। ठीक है, तो ऐसे भी है, तो यू कैन गो फॉर इट। फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, दे आर गुड। ठीक है, ओके। नाउ ये तो चला गया प्लेसमेंट का, आपको क्वेरी मैंने सॉल्व कर दिया। यू हैव टू बी द बेस्ट, यू विल गेट द जॉब, डोंट वरी। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना हो, इफ यू आर गुड एट इट, इफ यू रियली वांट टू बी प्लेस्ड, यू विल बी प्लेस्ड। ओके, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ओके, दैट्स अबाउट इज लाइक व्हाट आर द फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है, एटमोसफियर कैसा है इफ्लू का। तो देखो, हॉस्टल फैसिलिटीज और हॉस्टल की प्रोसेसिंग क्या होती है, उसमें भी काफी क्वेरीज आती है। तो देखो, आपको पहले एडमिशन लेना होगा। ठीक है, आपको वो लोग एडमिशन लेटर दे देंगे प्री वेरिफिकेशन के बाद। उसके बाद अगले दिन आपको हॉस्टल का, उसी दिन आपको हॉस्टल का चालान लेना होगा, और अगले दिन उस चालान को इफ्लू के अंदर ही एक बैंक है, उस बैंक में आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद वो लोग आपको साइन वगैरह कराएंगे, कुछ और डॉक्यूमेंट्स का काम रहेगा थोड़ा। फिर वो लोग आपको एक रूम दे देंगे, अलॉट कर देंगे। अगर आप लोकल हैदराबाद से हो तो आपको रूम नहीं मिलेगा। ठीक है, ना हाँ, तो ये सारा हो गया हॉस्टल का प्रोसेसिंग वगैरह। बाकी इफ्लू की कैंपस बहुत सेफ है, इट्स अ रैगिंग फ्री कैंपस, तो आप बिंदास रहो। कोई भी सीनियर आपके साथ कुछ भी बदतमीजी नहीं करने वाला है। लाइक मैं 1 साल से रह रही हूँ और आज तक मुझे कभी किसी भी बैड सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी है। लाइक मैं अगर रात के 4 बजे भी निकलूँ ना, सुबह के 4 बजे भी निकलूँ ना, तो भी आई फील द सेफ, वेरी सेफ। ठीक है, कैंपस बहुत सेफ है, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, कोई रैगिंग वगैरह भी नहीं होता है यहाँ पे। और फैकल्टी बहुत अच्छी है, सारे डिपार्टमेंट, ज्यादातर डिपार्टमेंट्स की फैकल्टी बहुत अच्छी है। दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर वेल कनेक्टेड। ठीक है, सब कुछ एज सच। एटमोसफियर अगर मैं बोलूँ इसकी तो बहुत अच्छी है, पीपल आर जनरस। यू कैन फाइंड सम क्रीपी पीपल बट सम जनरस पीपल एज वेल। मेस का खाना अच्छा है, गर्ल्स मेस का। एज पर द रिव्यू, मैं बॉयज मेस के ऊपर कमेंट नहीं करने वाली, तो एज पर द रिव्यूज बॉयज मेस का खाना लड़के लोगों को ज्यादा पसंद आता नहीं है। बट गर्ल्स मेस का खाना ऑनेस्टली इट्स गुड, क्वालिटी अच्छी होती है। बट अगर आप नॉर्थ से हो, जैसे कि मैं बंगाल से हूँ, तो इस वजह से हमारी टेस्ट बड के साथ साउथ के खाने की टेस्ट बड की थोड़ी वेरिएशन आ जाती है ना, उनकी जो प्रोसेसिंग वगैरह होता है। तो डेली हम लोग उस खाने से थोड़ा कभी कभी बोर हो जाते हैं। बट क्वालिटी ऐसा जगह मैं बोलूँ तो गर्ल्स हॉस्टल की खाने की क्वालिटी यूजुअली खराब नहीं होती है। ठीक है, यूजुअली। ओके, तब लास्ट थिंग इज फीस स्ट्रक्चर। तो देखो, फीस स्ट्रक्चर इसमें ऐसे ज्यादा है नहीं। ठीक है,
आप जब एडमिशन लोगे, अच्छा एक और चीज, जब आप एडमिशन ले रहे हो तो आप मिनिमम 10 to 15,000 लेके आना साथ में। ठीक है, अगर आप अकेले आ रहे हो और समथिंग, यू हैव टू हैव 10 to 15,000 इन योर बैंक और कैश वट एवर यू आर ब्रिंगिंग, क्योंकि आपको लग जाएंगे। ठीक है, पहले तो जाने आने का आपको लग जाएगा, फिर रहने का लग जाएगा। ऊपर से जब एडमिशन होती है उस टाइम पे यू नीड टू सबमिट समहाउ 3,800 समथिंग नंबर, लाइक बिलो 4,000। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एडमिशन का कॉलेज का। उसके बाद अब हॉस्टल लोगे तो हॉस्टल के लिए 5,000 फॉर द हॉस्टल एंड 2,000 और 2,500 फॉर द मेस सिक्योरिटी फीस, जो आपको एज सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। जो वो लोग 5,000 जो हॉस्टल का सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, और 2,700 का कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे चालान देखना पड़ेगा जो मेरे पास है नहीं अभी। बट देयर इज समथिंग लाइक दैट, तो आई थिंक 7,000 के आसपास आपको लग जाएंगे टोटल हॉस्टल की सब कुछ मिला के। ठीक है, और ठीक है, फिर आपको हॉस्टल की सारी सिक्योरिटी मनी वगैरह पे करना होगा। तो इट्स अराउंड 5,000 to 7,000 के बीच में होता है ये। सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जो आपको बाद में वापस मिल जाएगी। ठीक। आम, या और कुछ बचा है? बाकी सेमेस्टर फीस हर सेमेस्टर के लिए 3,000 से 4,000 4,500 के अंदर रहेगा। ठीक है, हर सेमेस्टर का अलग अलग फीस होता है इनका, बट इसके अंदर ही वेरी करेगा। 2,900 2,800 से 4,000 के बीच में। मेस की फीस सेम। वैसे तो लिविंग रेंट वो 250 पर मंथ होगा, तो यू हैव टू सबमिट 900 रुपीज इट वाज फ्रॉम जनरल फॉर द हॉस्टल ईच सेमेस्टर। ईच सेमेस्टर 900 रुपीज। बाकी खाने की जो बिल आती है वो अलग से आती है, हर महीने की आती है। फिर वेरीज। ठीक है, गर्ल्स में इसमें वो यूजुअली 2,500 से 3,500 के बीच में वेरी करती है। बॉयज में इसमें वो यूजुअली 3,500 से 4,000 4,500 के अंदर वेरी करती है। ठीक है, ये ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर हो गया, एटमोसफेयर बता दिया मैंने, प्लेसमेंट के बारे में बता दिया, और एजुकेशन के प्रोसेस के बारे में भी बता दिया। अगर अभी भी कुछ बचा है तो लेट मी नो। आई आंसर, आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट पैनिक। अच्छे से सोच लो दिमाग में पहले कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, इन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जान लो। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। और बहुत जल्दी मैं अपने डिपार्टमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। एक्चुअली या आई ट्राई, बट लेट्स सी कितना हो पाता है। तब तक के लिए बाय, सी यू, बाय बाय।